रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। आज हम ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रीथिंग होता है वो एसोसिएट होता है गैसेस के एक्सचेंज में कि ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। वो कैसे इनहेल करता है और कैसे एक्सहेल करता है हमारा सिस्टम जो है वो हम आज पढ़ेंगे। ब्रीथिंग जो प्रोसेस है वो इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी का मतलब ये कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो हमारी ब्रेन के अंदर जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पे ये सारा मैसेज कोड होता है और ये ख़ुद ब खुद इस प्रोसेस ब्रीथिंग के प्रोसेस को करवाता है। और सम टाइम ये वॉलंटरी भी होता है, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए हम अपनी सांस को अपनी मर्ज़ी से नहीं हैंडल कर सकते। वो वॉलंटरी एक्शन, जब वॉलंटरी एक्शन होता है ब्रीथिंग का, तो उस वक़्त फोर ब्रेन का जो पार्ट है हेमिस्फीयर, जो कि आगे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, ये हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है वॉलंटरी एक्शन के दौरान। दो तरह की होता है इसमें, जैसे कि पहले लेते हैं इनहेल करना है, पहले सांस एयर को अंदर लेके जाना और उसके बाद एयर को बाहर निकालना। दो प्रोसेस हैं, एक है इनहेलेशन एयर को अंदर लेके जाना और इसका दूसरा नाम इंस्पायरेशन भी है। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन में ये होता है कि जब हवा ने अंदर आना है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो रिब मसल्स हैं, रिब के मसल्स कौन से हैं? इंटरकोस्टल मसल, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े। रिब्स के मसल को इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे रिब, ये रिब्स हैं ये वाली, और इनके दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इंटरकोस्टल रिब्स मसल कहते हैं। ये मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स जो हैं वो ऊपर को उठती हैं। जब रिब्स ऊपर को उठती हैं तो डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होके वो एक फ्लैट शेप का बन जाता है और थोड़ा थिक भी हो जाता है। जब रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिब्स ऊपर को उठती हैं, तो अंदर वाली साइड पे स्पेस जो है थोरैसिक कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ होता है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जब रिब्स ऊपर उठती हैं तो नीचे स्पेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। फिर लंग्स क्या है, वो एक्सपेंड करते हैं। जो एयर प्रेशर है उसके अंदर कम होता है, एक्सपेंड कर देते, एयर प्रेशर कम होता है और बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। बाहर से एयर अंदर आती है तो लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है वो लंग्स, दोनों लंग्स में इक्वल होता है। ये नहीं कि एक लंग्स में ज़्यादा और एक लंग्स में कम होता है। बाहर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अंदर प्रेशर कम होता है, बाहर से एयर अंदर आती है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी हमें ज़रूरत होती है। एनर्जी की एक्टिव प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं तो हम एक एनर्जी लगाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो फिर जाके जो हम अपने इनहेलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। ये था इनहेलेशन। अब नेक्स्ट है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन में प्रोसेस बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इंस्पायरेशन में हमने देखा था कि जो रिब्स के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हवा ने बाहर निकलना है, अंदर हवा ज़्यादा हो गई है, तो हमारा जो ब्रेन का रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो एक्टिव हो जाता है और वो रिब्स को मैसेज देता है कि रिब्स मसल्स रिलैक्स करें और रिब्स जो हैं वो बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएं। क्योंकि इनहेलेशन में होता था कि रिब्स जो हैं वो ऊपर को उठ जाती थी। जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, जिसकी वजह से डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स करता है और डायाफ्राम जब रिलैक्स करता है तो वो ऊपर को उठ जाता है। ऐसी ये रिड्यूस स्पेस, जो चेस्ट कैविटी के अंदर एरिया है वो कम हो जाता है। जब रिब्स में वापस बैक अपनी जगह पे आ जाना है तो इनके दरमियान जो
चेस्ट कैविटी में स्पेस होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो एक्सपेल आउट करती है। ये रिब्स के मसल्स हैं, जब ये रिलैक्स करेंगे तो रिब्स जो हैं वो वापस अपनी जगह पे चली जाएंगी। इनहेलेशन में ऊपर आ गई थी, एक्सपायरेशन में वो नीचे चले जाएंगी। चेस्ट कैविटी का एरिया भी कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से जो उसमें एयर होगी वो बैक एक्सपेल आउट हो जाएगी और डायाफ्राम इस तरीके से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से एयर एक्सपेल आउट होती है। ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं होती। इसमें बस जस्ट जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो डायफ्राम जो है वो ऊपर उठ जाता है और चेस्ट कैविटी के दरमियान का जो रीजन है, एरिया है, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो एयर है वो एक्सपेल आउट हो जाती है। जब हम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होती हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम होता है पर मिनट। 1 मिनट में हम 16 से 20 टाइम के दरमियान जो है हम सांस ले सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कोई हार्ड काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिज़िकल काम जो है वो हम कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या होता है कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो 30 to 40 टाइम पर मिनट होता है। जैसे ही ये इस ब्रीथिंग का रेट ज़्यादा होता है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है, तो वो फ़ौरन मैसेज जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंड करता है, जिससे क्या होता है कि रिब्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं, बैक अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं और एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।